हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के आईआर क्वेश्चंस को, जो हाल ही में मेंस का क्वेश्चन पेपर आया है। उसमें हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को किन तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे आईआर के क्वेश्चंस पे। और आईआर के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो रिलेटिवली ईजी थे। रिलेटिवली ईजी उनके लिए हो सकते हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया था, क्योंकि मेंस में हम देखते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर्स को और बेसिक्स को थोड़ा सा कवर करके जाते हो, ब्रशअप्स करके जाते हो, तो आईआर के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आईआर में होती है कि आपको लिमिट करना होता है अपने आप को, कि अगर आपको आईआर पढ़ना है तो आप आईआर में एक लिमिट तक पढ़ेंगे, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चन हर साल लगभग आईआर से आते हैं। पर आईआर का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे देशों को आप कवर करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, तो उसको लिमिट करना होता है। अब यहाँ जब इन क्वेश्चंस को अक्सर देखा जाता है, कोई एनालाइज करता है या सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, ये लिखना था, वो लिखना था। पर क्योंकि हमें पता है कि हम आईआर को उतना विविडली कवर कर ही नहीं सकते, हर देश की आपके बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। और इसीलिए हमारी भी कोशिश, जब हमारी क्लासेस हो रही हैं, चाहे प्रारंभ की हों, चाहे या फिर हम जो हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम है, उसमें भी हम कोशिश करते हैं आईआर जैसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं उनको नैरो करने की कोशिश करने की, टारगेटेड तरीके से पढ़ा जाए और टारगेटेड तरीके से आपको गाइड किया जाए इसको कवर करने के लिए। और यहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह, जो हम लिमिटेड रूप से आईआर पढ़ते हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। उस हिसाब से भी अगर आपने ज़्यादा ब्रॉडली नहीं पढ़ा है, सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी स्टिक किया है, तब भी ये पेपर बनता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, किस तरह से इसको देखना चाहिए, चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आए थे 4 आईआर में इस बार, और टोटल थे 50 नंबर के क्वेश्चन। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन थे और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। यानी आपको 250-250 वर्ड के 2 क्वेश्चन लिखने थे और 150-150 वर्ड के 2 क्वेश्चन लिखने थे। ये हो गए आपके 50 नंबर के आईआर के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो अफ्रीका के ऊपर आया था कि एशिया के बाद अफ्रीका अगली ग्रोथ स्टोरी बन रही है दुनिया की, तो उसमें इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस था अफ्रीका में, उसके ऊपर। फिर एक क्वेश्चन आया था, सीधा सा क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ, यानी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। एक क्वेश्चन था यूएसए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है चाइना से, और ये जो थ्रेट है चाइना से, ये सोवियत यूनियन की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है, तो उसे एक्सप्लेन करना था। और चौथा, ऑक्कुस की बात करता था, ऑक्कुस पार्टनरशिप, ऑक्कुस अलायंस जो हुआ था, क्या ये ऑक्कुस अलायंस चाइना को के एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए है, क्या ये अभी जो पार्टनरशिप इस रीजन में है उनको सुपरसीड करेगा। तो इसकी स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट डिस्कस करना था प्रेजेंट सिनेरियो में। ये 4 ब्रॉड क्वेश्चंस थे। अब देखिए, खास बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि एससीओ न्यूज़ में था, ऑकस भी न्यूज़ में था। ये दोनों क्वेश्चन तो करंट अफेयर से सीधा सीधा बनने वाले थे। पहला जो क्वेश्चन है अफ्रीका वाला, जैसे मैंने बोला हम नैरो स्टडी करते हैं, बहुत ब्रॉड नहीं करते, तो अफ्रीका के अब कॉन्टिनेंट को अलग से आप नहीं पढ़ते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट देश आपने न्यूज़ में देखे होते हैं। ये क्वेश्चन उस तरह आपको जनरलाइज करके सॉल्व करना था। अभी मैं आपको अगर 10 कंट्रीज़ की लिस्ट बता दूं कि यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट है, वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट है, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा, उतना याद नहीं रहता, तो उस हिसाब से हम इसको एनालाइज करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाला, इसमें भी आपको अलग अलग डायमेंशंस डिस्कस करने थे। तो कैसे क्या और डिटेल में, चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ वॉज एशियाज ग्रोथ स्टोरी। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा कि एशिया को सबसे बड़ा डेवलपिंग जोन कहा जाता था, जहां इंडिया और चाइना और जापान, ऐसी इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज थी जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और इससे पहले टाइगर इकोनॉमीज़ साउथ ईस्ट एशिया की डेवलप हुई। लेकिन अगला जो है वो अफ्रीका का डिकेड कहा जाने लग गया, क्योंकि वहाँ पे अब ग्रोथ की बहुत संभावना है, और एशिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जैसे जापान, चाइना, ये अब स्थिर हो चुकी हैं, और जो मीडियम इकोनॉमीज़ थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, वो भी अब स्टेबल हो चुकी है। तो ग्रोथ कम देशों में है उतनी बड़ी, लेकिन अफ्रीका में गरीबी घटी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, और उसके हिसाब से वहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब ये सब चीज़ें हमने अपनी क्लासेस में भी डिस्कस करी हैं। अगर आप एडिटोरियल वीडियोस भी फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो वहाँ भी डिस्कस हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी सोर्स लिया हो, ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी। तो ये पार्ट क्लियर है। लेकिन ये पार्ट यहाँ क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि पिछले कुछ डिकेड्स थे एशिया की ग्रोथ स्टोरी के, लेकिन अगले कहे जा रहे हैं कि अफ्रीका के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रीसेंट ईयर। तो कीवर्ड्स अगर हम देखें
तो है एक तो पहली बात नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी अफ्रीका जो इन्होंने पहले इस्टेब्लिश कर दिया है, हमें वो डिस्कस नहीं करना, वो इस्टेब्लिश्ड है। दूसरा हमें एग्जामिन करने के लिए किस चीज़ को, इंडिया के इन्फ्लुएंस को एशिया अफ्रीका पर, जो कि रिसेंट ईयर्स में क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन का पार्ट ये है, यानी क्या इंडिया के इन्फ्लुएंस रहे हैं अफ्रीका में हाल के सालों में। तो अगर आप देखें तो इंडिया ने अफ्रीका में कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया, तो आपका क्या ये कैसे कवर करेंगे आप इसको, कहाँ के सिलेबस का हिस्सा है ये। तो कुछ नहीं, करंट अफेयर्स जो आपने पढ़े हैं पिछले 1-1.5 सालों के और थोड़ी बहुत आईआर की जो आपने मैनुअल्स कवर की होंगी, उनमें से कंटेंट निकाल के आपको कर देना था ये क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आंसर करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है आपके पास लिखने के लिए। तो पहली बात कि इसको कहाँ से सॉल्व किया जाए। तो अगर आपने अफ्रीका को लेकर चिंता में कि भाई कैसे आंसर होगा इसका, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में करना है तो कुछ देश बहुत न्यूज़ में थे अफ्रीका के, फॉर एग्जांपल मेडागास्कर, फॉर एग्जांपल इजिप्ट, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका। अगर आपने बहुत अलग से नहीं भी पढ़ा है अफ्रीका के बारे में, तो आपने ब्रिक्स तो पढ़ा ही होगा, साउथ अफ्रीका के साथ वहाँ पर पार्ट है वो। नाइजीरिया के साथ इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, और उसके साथ इंडिया में टॉप 3 में पहुंच चुका है नाइजीरिया ऑयल बेचने में भारत को। मेडागास्कर, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ के साथ अलग अलग संबंध भारत स्थापित कर रहा है। तो जो इंडियन ओशन है उसमें भारत कोशिश कर रहा है लगातार और ज़्यादा एक्सपेंड करने की। तो उस रीजन में जो भी भारत के पार्टनर कंट्रीज हैं उनको यहाँ अगर आप लिख सकते थे, अगर आपके आंसर्स ढंग से प्रिपेयर नहीं थे तो भी, कि हाल के समय में इंडिया ने अफ्रीका में कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। तो हमें पता है कि चाइना बहुत ज़्यादा अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया हर जगह पहले क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, हमने आईआर में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि इंडिया सबसे पहले कोशिश करता है सॉफ्ट पावर डिप्लॉय करने की। सॉफ्ट पावर डिप्लॉय करता है, क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देता है। रिसेंटली क्या हुआ था, कोविड क्राइसिस हुई थी, तो इंडिया ने कोविड डिप्लोमेसी की थी, वहाँ 7 देशों को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की थी, उनमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी। इसके अलावा इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन के साथ पार्टनरशिप्स करी है हाल के टाइम में, नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ाया है, ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं। इसके बाद और क्या क्या हुआ है, इसके अलावा ये हुआ है कि जो वहाँ पर जिबूटी जैसी कंट्रीज़ हैं या जो उनकी कोस्टल कंट्रीज़ हैं, उनकी मैरीन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया है इंडिया ने। ये सभी चीज़ें डिफेंस पर्सपेक्टिव से हुई हैं और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हुई हैं। इसके अलावा इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने वहाँ पे निवेश बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी निवेश बढ़ाया है। अब अफ्रीका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है भारती एयरटेल। इसके बाद एयरटेल अफ्रीका जो उनका वेंचर है, फॉर एग्जांपल टाटा वहाँ बहुत ज़्यादा अपने कमर्शियल व्हीकल बेचती है, बजाज वहाँ अपने व्हीकल्स बेचती है। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस इस तरह से बढ़ रहा है। इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, केन्या में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ उसका प्रभाव है। और इंडिया ने वहाँ कोशिश करी है कि चाहे वो गांधी स्मारक का उद्घाटन करना हो पीएम मोदी के जाने के बाद, या फिर जो हम देखते हैं कि इंडिया ने जो इंडियन डायस्पोरा का अपना डिप्लोमेसी में यूज़ किया है, उसका एग्जांपल आप यहाँ रख सकते हैं, चाहे वो सेशल्स की बात हो, चाहे वो मॉरिशस की बात हो। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा जाएं तो एक आर्टिकल क्लियरली और हमारा आईआर दोनों में डिस्कस हुआ था कि अगर आप देखें तो यहाँ हमने डिस्कस भी किया हुआ कि 5 टॉप मार्केट इंडिया के ये थे, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, कीनिया और टोगो। पर मैं समझ सकता हूँ कि आपको याद नहीं रहेंगे 5 कंट्रीज, उस हिसाब से लोग नहीं देखते इसको, याद करते हैं। पर एटलीस्ट आपको ये तो याद रहेगा कि चलिए अब साउथ अफ्रीका के साथ क्या पार्टनरशिप हो रही है। मिनरल फ्यूल्स और ऑयल्स इंडिया नाइजीरिया से इंपोर्ट कर रहा है। इंडियन प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, बजाज, टाटा और भारती, इन लोगों ने निवेश कर रखे हैं। और कैसे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने कोविड डिप्लोमेसी की है, वैक्सीन डिप्लोमेसी की है। इंडिया ने कैसे इन देशों के साथ वहाँ पर, अब इंडिया को दाल की जब कमी पड़ी थी तो मोज़ाम्बिक के साथ एग्रीमेंट किया था पल्सेस के ऊपर। ये चीज़ें न्यूज़ में थी, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते थे। और हमने थॉरली इसको डिस्कस किया है, जहाँ क्लियरली थर्ड स्क्रैम्बल की बात हो गई, क्या सोसाइटल और कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस हैं वो वहाँ डिस्कस किए हैं। तो अब यहाँ पीछे से जाके डिस्कस करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। आपको क्या डायमेंशंस थे वो पता है, और क्या क्या डायमेंशंस आप सोच सकते ज़रा मुझे वो बताइए, ठीक है। हम यहाँ बुकिश नहीं हो रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, बात कर रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। सीधी सी बात है, SCO का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्रिटिकली एग्जामिन करने कहा है, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कीवर्ड्स आपको क्लियरली पता ही हैं। अब पहली बात भाई, इसको कहाँ से कवर करें, तो जो भी बेसिक मैनुअल है, सिर्फ हमने नहीं, लगभग सबने इसको कवर किया था। और आपने इसको अगर पढ़ा भी हो, सितंबर अक्टूबर हर जगह का हमारे करंट अफेयर्स में आया था ये, और हमारे आईआर के मैनुअल में भी पूरा लिखा हुआ है, जिससे सीधा क्वेश्चन बनता है कि पूछा गया है कि व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। तो अगर आपने हमारी बुकलेट पढ़ी होगी तो यहाँ पे लिखा ही हुआ इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया।
एंट्री टू यूरेशिया, बैलेंसिंग चाइना एंड मैनेजिंग पाकिस्तान, कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस कोऑपरेशन। रैट्स साइन हुआ था एग्रीमेंट, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था एडिटोरियल डिस्कशंस में, आईआर की क्लासेस में, तो वहाँ आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या है? यूरेशिया यानी सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में एंट्री देता है इंडिया को, चाइना को बैलेंस करता है, पाकिस्तान के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता खोलेगा, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस कोऑपरेशन जैसी चीज़ों पर फोकस करेगा। तो दूसरा पार्ट तो आंसर क्लियरली हो जा रहा है। याद रखिए ये भी 150 वर्ड में आंसर करना था, तो आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो 20 वर्ड तो सिंपल ये वाले जो दिख रहे हैं, इसी जो 25-30 वर्ड है वो तो यहीं से पूरे हो यार, 40-50 वर्ड, तो आपके पास स्पेस ही कहाँ बच रहा है। तो जो पहला पार्ट है वो भी आपको बहुत छोटा रखना होगा, 50 से 60 वर्ड में लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स? प्राइमरली 3 ही एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं एससीओ के, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। अब ये तीनों जिस मेन अम्ब्रेला के अंदर होते हैं वो होते हैं कनेक्टिविटी पे फोकस करना, मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस करना और कल्चरल रिलेशन पे फोकस करना। इन 3 चीज़ों पर ही प्राइमरली इनका फोकस है और यही इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम टेररिज्म बंद करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकेंगे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और ईस्टर्न वैल्यूज़ को अपहेल्ड करेंगे। ये 3 बेसिक सी चीज़ें थी जो आपने अगर पढ़ी होंगी, एससीओ का आइडिया ही यही था, तो वहाँ से क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व होता है। और क्रिटिकल एग्जामिन हमें करना गया तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ बीन यूज्ड बाय चाइना एज ए टूल टू काउंटर वेस्टर्न इंटरफेरेंस एंड प्रोवाइड एन ईस्टर्न अल्टरनेटिव। और यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया ईस्टर्न वैल्यूज़ का वो, और उसके बाद शंघाई स्पिरिट को भी इसमें और ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया था। शंघाई स्पिरिट दिखाता है कैसे और ज़्यादा कोलैबोरेशन हो सकती है कंट्रीज़ के बीच में, कैसे अच्छे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह आप इसको 150 वर्ड्स में आंसर कर सकते थे, जहां आप शुरू करते एक्सप्लेन करते करते कि व्हाट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, जो कि काउंटर टेररिज्म है, मल्टीलैटरलिज्म है, एज एन ईस्टर्न अल्टरनेटिव है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। अब हाउ दे हैव बीन फुलफिल्ड इन कंट्रीज ने एग्रीमेंट भी साइन किया रैट्स का, दिस कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ऑन they have tried to have joint military exercise, they have tried to provide an alternative to USA and Western institutional setup. अब what importance does it hold for India, वो आपने वहाँ देख ही लिया, सिंपल सा था। आपको 5-5 इसको सिंपली तरीके से आप आंसर कर सकते थे। नॉर्मली भी काफ़ी जनरल क्वेश्चन था, तो ये बड़ा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अगला देखिए अगर क्वेश्चन, दैट यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना, जो कि और ज़्यादा चैलेंजिंग है देन सोवियत यूनियन। ये इन्होंने पहले से बोल दिया है और ये हमें मान लेना कि है ये बात सही। पूछा गया एक्सप्लेन करो, तो सीधी सी बात है यूएसए, चाइना, सोवियत यूनियन और एक्सप्लेन, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स बनते हैं। अब स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन कोई आपको अपना आंसर पहले से किसी बुकलेट में या कहीं पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन पर्याप्त कंटेंट इसके ऊपर है कि अब यूएसए को जो थ्रेट अभी चाइना से है वो किस प्रकार का है। चाइना यूएसए के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब लगे तो पहुंच नहीं गया है साउथ अमेरिका में कि भाई आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो यूएसएसआर ने क्यूबा के पास कहा था कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा देंगे। यूरोप में न्यूक्लियर मिसाइल्स उन्होंने लगाए हुए थे ईस्टर्न साइड में, अभी तक लगे हुए हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वहाँ। तो वेस्ट को और यूएसए को सीधा खतरा उनसे हुआ करता था। चाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना क्या कर रहा है? चाइना, हमने बार बार आईआर पढ़ते टाइम एडिटोरियल डिस्कशन में, करंट अफेयर्स में एक शब्द सुना है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है। सोवियत यूनियन के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। उनके पास कौन सी स्ट्रेंथ थी? उनके पास बस एक स्ट्रेंथ थी जो थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो अभी तक उनके पास है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ होने के बावजूद, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो उनकी जो कंट्रीज थी, जो उनकी ईस्टर्न जोन की, वो सारी बहुत गरीब हो चुकी थी और अंततः टूट के अलग हो गई। चाइना के साथ खास बात यह है, चाइना एक इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स कंट्री है जो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है यूएसए को। और कहाँ कहाँ हिट कर रहा है? इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हिट कर रहा है। यूएसएसआर ने वर्ल्ड बैंक के मुकाबले कुछ खड़ा किया था? नहीं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक खड़ा कर दिया, इन्होंने क्या क्या खड़ा कर दिया, एआईआई भी स्टार्ट कर दिया, इन्होंने बीआरआई कॉरिडोर की शुरुआत कर दी। तो 3-4 लेवल पे आप देख रहे हैं जहां इन्होंने एक नए तरह का चैलेंज पेश किया है यूएस के सामने, विच इज एन इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज, इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, चौथा कौन सा चैलेंज है? कोलैबोरेटिव चैलेंज। यानी जैसे यूएसएसआर का अपना लिमिट था, वो ईस्टर्न यूरोप तक फैले हुए थे और कोशिश करते थे कि वो अपनी विचारधारा फैलाते थे। आप कम्युनिस्ट बनिए तो हम आपके दोस्त बनेंगे। चाइना को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिस्ट बनिए तभी उसके दोस्त बनेंगे। चाइना का कहना है आप बस हमारे साथ ट्रेड करो, बाकी हम देख लेंगे। तो चाहे इजराइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो जर्मनी हो,
इन सब का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, जो यूएसएसआर कभी नहीं रहा। तो ये एक नया चैलेंज है जो सोवियत यूनियन से बड़ा है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है। इसके अलावा चाइना की टेक्नोलॉजी में भी बहुत महारत है, एक टेक्नोलॉजिकल पावर है। उनके पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर था हाल तक, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो खुद मैन्युफैक्चर वो कर रहे हैं। तो टेक्निकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है जो सोवियत यूनियन के पास नहीं थी। तो इट मेक्स इट अ बिगर थ्रेट देन सोवियत यूनियन। और ऑल्सो चाइना ऑपरेट्स इन एशिया, जो है अमेरिका से दूर, नॉट इन द थिएटर ऑफ यूएसए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ डिस्कस किए जा सकते हैं, और बहुत से पॉइंट्स हैं, पर हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आप अपने आंसर को सीधा कहेंगे कि भाई 4 स्फेयर है जहाँ चैलेंज हो रहा है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी, और बता देंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसमें ही आपके 250 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, आपको क्या और लगता है जो इसमें बेहतर हो सकता है, जो आप चाहेंगे इसमें ऐड करना, आप बता सकते हैं। क्या सोर्स है इसका, बेसिक्स है ये, और आपको हमारी बुकलेट कहीं भी ये डिस्कशन में मिलता ही मिलता है। तो आई गेस ये भी एक सॉल्वेबल क्वेश्चन था, और हमने तो अपने एडिटोरियल डिस्कशन में भी डिस्कस किया था। जो ऑकस जैसे क्वेश्चन है, आई थिंक 22 सितंबर को अगर आप देखें जाके हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन है, उसमें सुमित सर ने इसको क्लियरली डिस्कस किया था, और करंट अफेयर्स में भी डिस्कस हुआ है। तो जो ऑकस अलायंस हुआ था, पूछा रहा है कि ट्राई नेशन ऑकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. अब AUKUS वर्तमान के सिनेरियो में उसको अभी जितनी भी पार्टनरशिप है इस रीजन में सबसे आगे बढ़ जाएगा, और क्या ये चाइना के एम्बिशंस को लेकर बनाया गया है। तो खास बात ये कि देखिए AUKUS सितंबर में ही साइन हुआ है, तो मेंस के पेपर के 1 महीने पहले भी करंट अफेयर्स करके जाइए, क्योंकि सितंबर में साइन हुआ। आप सोच रहे होंगे क्या ही आएगा, पर ये आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो AUKUS क्या है, 3 कंट्री अलायंस है, यूके, ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन की बातें हुई। अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन क्यों चाहिए भैया, हमें पता है किस लिए चाहिए, क्योंकि चाइना का थ्रेट यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमें पता है, ये बात तो है ही है। तो अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट को डिस्कस करें, तो क्या हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ऑकस से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, चाइना की जो नेवल पावर है उसको एक चैलेंज मिलेगा, ऑलरेडी क्वाड जो उभर रहा है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी। ये इसका स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट है, ठीक है। इसके बाद यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, काउंटरिंग चाइना की कैपेसिटी बढ़ेगी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और इस पूरे रीजन में फ्री एंड ओपन लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, इन एरियाज़ में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पूरा ये एडिटोरियल डिस्कस हुआ था 22 तारीख को। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप एडिटोरियल डिस्कशन भी देखते हैं तो वो भी 3 क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। और अगर आपने प्रहार को कवर किया था, प्रहार के मैगजीन में, तो ऑकस पे पूरा आर्टिकल था जहाँ ऑलरेडी मैंशनड है कैसे ये एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, उनकी इंक्रीज कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर एडवांसमेंट, इन सभी के ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है इसमें यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को और भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इससे एक नया अलायंस यहाँ बन रहा है, जो कि क्वाड हो या क्वाड के अलावा जो बाकी पार्टनरशिप्स हैं उनसे उनको स्ट्रेंथन भी करेगा, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन एक नया डायमेंशन बनाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, ये सब ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी। और ये जितनी इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमने ऑलरेडी अपने जो प्रहार के मैगजीन से उसमें मेंशन की हुई थी, ये आपको वहाँ मिला था। फिर आपने एडिटोरियल में देखा, वहाँ भी डिस्कस हुआ ही थी चीज़ें। और आईआर अगर आपने हमारा फॉलो किया है हमारे प्रोग्राम्स में, प्रारंभ वगैरह में, तो हमने पूरी तरह डिस्कस सब सारे टॉपिक्स को किया ही था। और ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो मैं कहूँगा कि हमने सिर्फ डिस्कस किए थे, और भी किए होंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना दिमाग खुला रखिए कि डायमेंशनैलिटी, अलग अलग डायमेंशंस हमें कनेक्ट करने, उस हिसाब से आंसर करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मालाबार एक्सरसाइज की बात हो, क्वाड की बात हो, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस का भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, और फ्रांस को भी बड़ा बुरा लगा था जब उन्होंने ये साइन किया था, क्योंकि अमेरिका ने फ्रांस को पूछा नहीं या बताया नहीं था। तो उसके बाद फ्रांस ने इंडिया के साथ संबंध और स्ट्रॉन्ग करने की बात सोची थी। तो अगर इंडिया के बारे में पूछा होता तो ये सब भी लिखते, पर यहाँ वो सब नहीं पूछा। यहाँ सीधा सा पूछा क्या कि डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी, इन एरियाज़ को, इंडो पैसिफिक को और स्ट्रेंथन करेगा। हो सकता है चाइना और ऑस्ट्रेलिया में विवाद और ज़रा बढ़ जाए। ये सभी चीज़ें हैं जो हम अपने आंसर्स में डिस्कस करेंगे। खास बात, मैं तो बोलता चला जाऊँगा, पर हमारे पास लिखने के लिए 250 वर्ड्स ही हैं, जिसमें आपको एक इंट्रो डालना है 1 वर्ड का, फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आप किस तरह लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो प्रैक्टिस से आएगी। पर अगर आप चीज़ों को मल्टी डायमेंशनली देखेंगे, लिखेंगे, और अगर आप कमेंट में लिखना चाहें आपको क्या लगता है, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स आप ऐड करते, तो ज़्यादा बेहतर ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस भी किया, जहाँ ऑलरेडी पूरी डिटेल में इस पर बात की गई थी।
तो ये हो गया आर के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन सही लगा, और आप बताइए कैसा, आप क्या चेंजेस चाहेंगे जो आप करना चाहेंगे आईआर के पेपर में, या कैसे बदलना चाहेंगे अपने आंसर्स को अगर आप अब लिखें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट